मेरा शौहर मुझ पर बहुत शक करता था। जूं ही रात के 9 बजते तो वो दरवाजे के पास बिस्तर डालकर सो जाता ताकि मैं उसके कमरे से बाहर ना जा सकूं। शौहर की इन हरकतों से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। एक रात प्यास की शिद्दत से गला बंद होने लगा तो शौहर को फलांग कर बाहर भागी, मगर जूं ही किचन का दरवाज़ा खोला तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं आईने के सामने बौखलाई हुई खड़ी थी। मैं बार बार दीवार पर लगी घड़ी को देखती, पर अपने होंठों पर लगी सुर्ख लिपस्टिक को देखती। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं टिश्यू पेपर के साथ रगड़ रगड़ कर लिपस्टिक उतार रही थी, मगर न जाने ये लिपस्टिक उतर क्यों नहीं रही थी। अचानक ही मुझे दरवाजे में चाबी घुमाने की आवाज़ आई तो मैं लरस कर रह गई थी। मैंने जल्दी से टिश्यू डस्टबिन में फेंका और शीशे के सामने से हट गई थी। तभी दरवाज़ा खोलकर ज़ीशान घर में दाखिल हो चुका था। वो मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया, मेरे पूरे वजूद का भरपूर जायज़ा लिया, फिर उसकी आंखें मेरी मिटी हुई लिपस्टिक पर ठहर गई थीं। अच्छा, तो बहुत शौक है तुम्हें बन सवर कर अपने हुस्न को मज़ीद उजागर करने का? कौन आया था घर जिसकी खातिर तुम यूँ तैयार हुई थी? मेरी आंखें भीग गई थीं। मैं बोली, घर का दरवाज़ा तो आप बाहर से लॉक करके जाते हैं, तो फिर घर में कौन दाखिल हो सकता है? ज़ीशान मुस्कुरा कर बोला, तुम जैसी औरतों को बहुत गुण होते हैं। तुम जैसी औरतें कुछ भी कर सकती हैं। मैं वहाँ से फ़रार होना चाहती थी। मैं बोली, ज़ीशान आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। मेरी आवाज़ मेरे अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। मैं कँपकँपा रही थी। ना जाने कैसे ज़ीशान को मुझ पर तरस आ गया था। ज़ीशान बोला, रो मत, देखो मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लेकर आया हूँ। मैं इस तोहफ़े को देखकर खुशी से उछल ही पड़ी थी। मेरी शादी को 4 माह का अरसा बीत गया था, लेकिन आज तक ज़ीशान मेरे लिए कोई भी तोहफ़ा नहीं लेकर आया था। तोहफ़ा तो दूर की बात, वो तो मुझसे सीधे मुँह बात तक ना करता था। रात में अपना बिस्तर भी दरवाज़े के पास बिछा कर लेटता था ताकि मैं उसे धोखा देकर भाग ना जाऊँ। अब ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत खुशामदीद था। आज ज़ीशान जब ऑफिस से वापस आया तो उसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। मैंने अपने खौफ में नोटिस ही नहीं किया था। उसने मुझे कहा, सारा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। उसके हाथ में एक डब्बा पकड़ा हुआ था जिस पर गिफ्ट पेपर चढ़ा हुआ था। मैंने सारा कामकाज छोड़ दिया और ज़ीशान के पास जाकर बैठ गई। मैं बोली, ज़ीशान, ये गिफ्ट मेरे लिए है, इसे मैं ही खोलूँगी। वो मुस्कुरा के बोले, क्यों नहीं सारा, ये लो, तुम ही खोल लो। लेकिन जैसे ही मैंने वो डब्बा खोला मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस डब्बे में एक सीसीटीवी कैमरा पड़ा हुआ था। ज़ीशान बोला, सारा, देखो मैं अपने घर के लिए एक सीसीटीवी कैमरा लेकर आया हूँ। ये कैमरा मैं यहाँ लगाऊंगा और सारा दिन वक्फे वक्फे से ऑफिस में तुम्हारी सरगर्मियाँ चेक करता रहूँगा। मैं बोली, ज़ीशान, आप मुझ पर इस कदर शक क्यों करते हैं? ज़ीशान खामोशी से उठकर बाथरूम में घुस गया था। मैं 20 साल की खूबसूरत तनीन लड़की थी। मुझे देखकर लोग एकदम से ठहर जाते थे, मगर मेरी शादी 40 साल के ज़ीशान से हो गई थी। वो अधेड़ उम्र मर्द इतनी हसीन बीवी मिल जाने पर शुक्र करने की बजाय एहसास कमतरी का शिकार हो चला था। उसको यही लगता था कि हसीन बीवी एतबार के लायक नहीं होती। ये किस किताब में लिखा था मैं नहीं जानती थी, मगर ज़ीशान ने मेरा जीना हराम कर रखा था। मैंने सारी ज़िंदगी लोगों की आंखों में अपने लिए सताइश देखी थी। अब जब मैं ज़ीशान की नज़रों में अपने लिए शक और बेएतबारी देखती थी तो मेरा दिल चकनाचूर होकर रह जाता था। ज़ीशान के इन अजीबो-गरीब सरगर्मियों के पीछे छुपी हुई वजह मैं जानने से कासिर थी। जब से मेरी शादी हुई थी मुझे इन्हीं हालात का सामना करना पड़ा था। शादी की रात जब ज़ीशान ने मेरा घूंघट उठाया तो वो बोला, सारा, तुम कितनी हसीन हो, मगर तुम जानती हो क्या, मुझे हुस्न से नफ़रत है। अब तुम सोच रही होगी कि मुझे हुस्न से नफ़रत है तो मैंने तुमसे शादी ही क्यों की। मैंने तुमसे शादी फ़कत हुस्न को अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए की है। देखो, अब तुम मेरी मुट्ठी में कैद हो ना। एक बात याद रखना, मुझसे होशियारी या मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम मौत ही होगा। इतना कहकर ज़ीशान बेड से उठकर अपना बिस्तर दरवाजे के पास बिछाकर उस पर लेट गया था। नई नवेली दुल्हन के लिए ये भी एक किस्म का सरप्राइज़ ही था, मगर मुझे ज़िंदगी ने बहुत बार सरप्राइज़ दिए थे, इसलिए मैं हैरान नहीं हुई थी। आँख से आंसू टपका था, मगर मैंने पोंछ डाला था, क्योंकि मैं जानती थी कि यहीं पर बस नहीं होगी। आगे आगे रोने के मौके मुझे वाफिर मकदार में मिलते रहेंगे। फिर वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। हर कदम पर मुझे ज़ीशान के रवैये ने बड़ी ज़िद पहुंचाई थी। वो मेरे हुस्न से खाइफ था, लेकिन हुस्न मेरे लिए कोई वक़्त नहीं रखता था। जी चाहता था उससे कह दूं कि मेरी ज़िंदगी से सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरा अपना घर था, जो मुझे मिल गया है। अब मुझे ज़िंदगी से और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी बस इतनी सी हसरत है कि मुझे इस घर में मालकिन बनकर रहना नसीब हो जाए। घर की चार दीवारी के अंदर मेरी सल्तनत ही हो। मैं जहाँ चाहे उठूँ बैठूँ, जो चाहे खाऊँ पीऊँ।
मुझ पर किसी किस्म की रोक टोक ना हो, मगर फ़िलहाल ये हसरत दिल ही में कहीं दब कर रह गई थी, क्योंकि ज़ीशान ने मुझसे कह रखा था कि घर में दंदनाने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे तक ही महदूद हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। रात हुई तो ज़ीशान ने फिर से दरवाजे के सामने अपना बिस्तर बिछा लिया था। मैं खामोशी से लेट गई थी। आधी रात प्यास की शिद्दत से मेरी आँख खुल गई थी। मैंने साइड टेबल पर पड़ा जग देखा तो वो भी खाली था। मैं फिर से सोने के लिए लेट गई, मगर प्यास की शिद्दत मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेरे गले में कांटे चुभने लगे थे। इस अज़ियत से निकलने के लिए मैंने किचन से पानी लाने का इरादा कर लिया था, मगर मैं सख्त डरी हुई थी कि अगर ज़ीशान को पता चल गया तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। मगर मैंने सोचा बात की बात में देखी जाएगी। मैं बेड से उठकर आई तो मैंने ज़ीशान के लेटने का जायज़ा लिया था। मैं ऐन दरवाजे के सामने लेटा हुआ था कि अंदर बाहर जाना नामुमकिन लगता था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने पहले कमरे का दरवाज़ा खोला, फिर उसमें मैं छलांग कर बाहर निकल गई थी। पूरा घर तारीकी में डूबा हुआ था। मुझे अंधेरे से शदीद डर लगता था, इसलिए मैंने लाउंज की तमाम बत्तियां रोशन कर दी थीं, मगर जैसे ही लाउंज में उजाला हुआ, मुझे कोई चीज़ किचन की जानिब सरकती हुई महसूस हुई थी। मेरी जान हलक में आ गई थी। मैंने सोचा आगे जाऊं या पीछे की जानिब भाग जाऊं, लेकिन मैंने हिम्मत की और मैं किचन की जानिब बढ़ने लगी। किचन में भी अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन मैंने जब रोशनी की तो मुझे कुछ भी मशकूक नज़र नहीं आया। मैंने फ्रिज से बोतल निकाल कर जग भरा। जैसे ही मैं किचन से बाहर निकली तो किसी ने किचन के दरवाजे को अंदर की जानिब से ठीक बंद कर दिया था। मेरे तो औसान ही खता हो गए थे। मैंने अपने कमरे की जानिब दौड़ लगा दी। मैंने कमरे का दरवाज़ा भी बेहतियाती से ही खोला था, मगर सद शुक्र ज़ीशान को पता नहीं चला था। मैंने कमरे में आकर दरवाजे को कुंडी लगा ली थी। मैं यही सोच रही थी कि ज़ीशान को इसके मुताल्लिक खबर करूं कि नहीं, लेकिन मैं डर रही थी कि उसकी नज़रों में मेरा किरदार मज़ीद मशकूक हो जाएगा। इसीलिए मैं खामोशी से बिस्तर पर आकर लेट गई थी। खौफ से मेरा सांस बंद हो रहा था। सारी रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर रही थी। सुबह हुई तो ज़ीशान ने ऑफिस के जाने के बाद मैंने पूरे घर का मुकम्मल जायज़ा लिया था। हर कीमती चीज़ अपनी जगह पर ही पड़ी थी। फिर मैंने किचन की तलाशी ली थी, मगर उधर भी हर चीज़ पहले की तरह ही मौजूद थी। मैंने फ्रिज को खोला तो सब ओके ही था, मगर जब मैं फ्रिज बंद करने लगी तो मेरी नज़र ब्रेड के पैकेट पर पड़ी थी। वो कल ही तो ज़ीशान लेकर आया था और अब वो पैकेट आधा हो गया था। मैं चौंक गई थी। फिर मैंने दूसरी खुराक का जायज़ा लिया तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। फ्रिज में से सिर्फ खाने पीने की अशिया ही गायब हुई थी। मैं शदीद परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कैसा चोर है जिसने सिर्फ खुराक ही चुराई थी। अब मैं कुछ उलझ कर रह गई थी। मैंने ज़ीशान की हरकत का असरनो जायज़ा लिया था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। मैंने फिर से ख़ुद को कमरे तक ही महदूद कर लिया था। नमाज कुरान पढ़ने के बाद मैं सोने के लिए लेट गई थी। शाम में ज़ीशान आया तो उसने करख्त लहजे में मुझसे मेरे सारे दिन की रूटीन पूछी थी। मैंने सब बता दिया तो वो सर हिलाकर फ्रेश होने के लिए चला गया था। मैंने इससे फ्रिज में गायब होने वाली किसी भी चीज़ों के मुताल्लिक कुछ भी नहीं कहा था। रात हुई तो ज़ीशान फिर से दरवाजे के सामने बिस्तर बिछा कर लेट गया था। मैंने कभी कभार सोचती थी कि न जाने ज़ीशान को ये खौफ क्यों लाहक है कि मैं रात में कहीं भाग जाऊंगी। भागने के लिए मेरे पास दिन भी तो है ना, जब फिर घर पर कोई भी मौजूद भी नहीं होता। शायद इसीलिए ज़ीशान ने सीसीटीवी कैमरे ले आया था। आधी रात को मेरी आंख खटके की आवाज़ से खुल गई थी। ऐसी आवाज़ थी जैसे किसी से कुछ गिर गया हो। उसके बाद फ़िज़ा में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। खौफ मेरे रोग पे सरायत कर गया था। मैं सोने की कोशिश में करवट पर करवट बदलती रही थी, मगर नींद को मुझ पर रहम नहीं आया था। आज की रात भी आंखों आंखों में ही कट गई थी। सुबह मैंने फिर से घर की हर शय का जायज़ा लिया था। हर चीज़ सही सलामत पड़ी थी। किचन भी वैसा ही था जैसा मैं रात में छोड़ कर गई थी, लेकिन फ्रिज में से खाने की अशिया एक बार फिर से ख़त्म हो चुकी थी। अब मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। आखिर ऐसा कौन है जो महज खाने की ही चीज़ें चुराता है। मैंने दिल में सोच लिया था कि आज की रात तो अपना सारा डर बुलाए ताक कर रखकर किचन में आकर इस चोर को रंगे हाथों पकड़ लूँगी। अब मुझे रात का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। शाम में ज़ीशान घर आया तो हमेशा की तरह घूम फिर कर हर चीज़ का जायज़ा लेता रहा। उसने हर रोज़ की तरह घर का कोना कोना छान मारा था। फिर वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया और मुझे अपने पास बुलाया। मैं ज़ीशान के पास गई तो उसने मुझे सोफ़े पर बैठ जाने को कहा। मैं खामोशी से बैठ गई तो उसने लैपटॉप मेरे सामने कर दिया। उसमें साफ देखा जा सकता था कि मैं लाउंज में 3-4 दफ़ा कुछ ढूंढती हुई फिर रही थी। ज़ीशान ने मेरी जानिब देखकर कहा कि क्या ढूंढ रही थी।
अब सही मायनों में मेरी छुट्टी गुम हो गई थी कि मैं क्या बहाना बनाऊं। अभी मैं सोच ही रही थी कि ज़ीशान का मोबाइल बजने लगा। वो कॉल रिसीव करके बाहर निकल गया तो मैंने वहाँ से खिसक जाने में ही आफियत समझी थी। मैं कमरे में आकर यही सोचती रही कि शुक्र है ज़ीशान रात वाली फुटेज चेक नहीं करता। अगर वो रात वाली फुटेज देख लेता तो मुझे ज़िंदा ही गाड़ डालता। शायद ज़ीशान को अपने पहरे पर बहुत यकीन था कि उसकी बनाई हुई बात तोड़ नहीं सकूंगी, इसीलिए तो वो इतनी बेफिक्री से सोता था। रात हुई तो ज़ीशान एक बार फिर से अपना बिस्तर ज़मीन पर डालकर लेट गया था। आज रात नींद ने मुझे अपनी आगोश में नहीं लिया था, मैं जागती ही रही थी। उधर घड़ी ने 1 बजाया था। इधर किचन से मुझे खटपिट की आवाज़ें आने लगी थीं। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने पूरे वजूद पर फूंक ली थी। दिल पर हाथ रखकर मैंने खुद को दिलासा दिया था। फिर मैं ज़ीशान से फलांग कर बाहर निकल गई थी। मेरा रुख किचन की जानिब था। मैं इंतहाई फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। तभी पीछे की जानिब से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा था। मेरा सांस हलक में फंस गया था। मुझे अपनी मौत बड़ी साफ नजर आ रही थी। ज़ीशान की बारीक करख्त आवाज़ मेरे कानों में गूंजी थी। किधर भाग कर जा रही है बदज़ात? तू मेरे साथ बेवफाई करेगी? हाँ, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा तो मैं रो पड़ी थी। इस बार आंसू मेरे गाल पर टपका तो मैंने उसे साफ नहीं किया था। आज मैंने खुद को रोने की इजाज़त दे दी थी। मैं रोते हुए कहा, मैं कहाँ भाग कर जाऊँगी? ज़ीशान गुस्से से बोला। अपने किसी आशना के साथ मैं हंस पड़ी थी। रोते हुए भी कभी कभार अपनी बेबसी पर इंसान को हंसी आ ही जाती है। मैं बोली, ज़ीशान अगर मेरा कोई आशना होता तो क्या मैं आपके साथ ब्याही जाती? मेरा ना तो कोई अपना है और ना ही आशना। मैंने सोचा था कि जिस शख्स से मेरी शादी होगी उसी इंसान को मैं अपना सब कुछ मान लूँगी, दोस्त, हमदर्द, आशना भी और महबूब। लेकिन किस्मत की सितम ज़रफ़ी तो देखें, आप तो मेरे शौहर भी नहीं बने। ज़ीशान मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोले, तुम बहुत नाज़ो नाम में पली हसीन फूल सी लड़की हो ना। तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं होती। तुमने बहुत अच्छा वक्त भी देखा है तो चलो मैं तुम्हें थोड़े से दुख का मज़ा भी चखा दूँ। मुझसे बेहतर ये कौन जानता होगा ज़ीशान कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। तुम शायद मेरी हकीकत को नहीं जानते तो लो सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं हूँ कौन और तुम कौन हो। ज़ीशान तुम एक अमीर बिजनेसमैन थे जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। मेरे भी तो सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं था। तभी तो मेरी फुप्पो ने मेरी शादी तुमसे करवा दी थी। तुम बहुत तगड़ी आसामी थे। मुझे यकीन है कि तुमने मेरी बहुत भारी कीमत देकर मुझे हासिल किया होगा, इसीलिए तो तुम इस ज़मीन पर मेरे खुदा बनकर बैठे हो। हाँ, मैं सारा बड़े नाज़ो नाम से पली लड़की थी। वालिदैन की इकलौती औलाद थी, मगर तब तक जब तक वो ज़िंदा रहे थे। जब मैं 8 साल की हुई थी तो दोनों ही कार एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। फिर मैं थी और ज़माने की ठोकरें थी। बिन माँ बाप के बच्चों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। हमारी खुराक सिर्फ रोटी और पानी ही नहीं होती, बल्कि हमें तो लोगों की झिड़कियाँ भी सुबह शाम खानी पड़ती हैं। कोई इधर से झड़क देता है तो कोई उधर से धुतकार देता है। मैंने भी सहा था, इतना कुछ सहा था कि मैं बयां नहीं कर सकती। सबसे बड़ा गम तो मेरे माँ और बाप की जुदाई का था। फिर कभी ताया के घर सवाली बनकर जाना पड़ता था तो कभी पप्पो के घर अजनबियों की तरह रहना पड़ता था। मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरी हैसियत उस पंखे की तरह थी जिसे हवा यहाँ वहाँ उड़ाए फिरती थी। रात को डर लगता था तो कोई दिलासा देने वाला नहीं था। ताया के घर मेरी हैसियत मुलाजमा वाली थी, जबकि फूफो के घर मेरी कोई हैसियत ही नहीं थी। दोनों सूरतों में मुझे ही तकलीफ़ से गुजरना पड़ता था। एक रात बहुत बारिश बरसी थी। हर तरफ जलथल हो गया था। बिजली कड़कती तो लगता था कि आज किसी न किसी पर तो गिर ही पड़ेगी। मैं 9 साल की थी। मेरा डर नाजायज़ था। मैं डरी सहमी हुई ताई के पास गई। मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर कहा कि ताई जी, मुझे डर लग रहा है, आप मेरे पास आकर लेट जाएं। मुझे नहीं मालूम था कि जब माँ बाप मर जाएं तो इंसान को अपने डर को भी दफना देना चाहिए। ताई बोली, तुम्हारे यूं जगाने से मेरी नींद में खलल पड़ गया है। अब मैं सारी रात सो ना पाऊंगी। इस चीज़ की सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। ताई जी ने मुझे सर्दियों की बरसात में पूरे 2 घंटे सहन में खड़ा रखा था। मैं रोती रही थी। इस रात मैंने अपने वालिदैन से भी इकट्ठी कर ली थी। ये कोई बात हुई क्या? पहले औलाद को फूलों की तरह रखो और फिर एकदम से कांटों के बाग में धक्का देकर चले जाओ। या तो वो मुझे इस कदर आसाइशों का आदी ही ना करते या फिर यूं बेगाने होकर छोड़ ना जाते। बरसात में भीगने के सबब मुझे नमूनिया हो गया था। अब तो मुझे अपने मरने का कामिल यकीन हो गया था, मगर मैं बड़ी ढीठ वाक़ई हुई थी। मैं बच गई हूँ। ज़िंदगी मुझसे कदम कदम पर इम्तहान लेती रही थी। मैं शादी की उम्र को पहुँची तो लोग मुझे और मेरे हुस्न को देख कर ठहर जाते थे। मेरे कई रिश्ते आए जो मुझे इज्जत से ब्याह कर ले जाना चाहते थे, मगर फुप्पो
और ताई जी मेरी परवरिश की कीमत वसूल करना चाहती थी, इसीलिए वो किसी तगड़ी आसामी के इंतज़ार में बैठी थी। आपसे शादी हुई तो लगा कि चलो एक गमख्वार मिल गया है, एक दोस्त मिल गया है, मगर ये तो मेरी खामख़याली थी ना, मुझे तो कोई मिला ही नहीं। मैं अपनी रौदात सुनाकर फूट-फूट कर रोने लगी थी, तभी मुझे एक बार फिर से किचन में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं एकदम से उठी और किचन की जानिब भाग खड़ी हुई थी। ज़ीशान भी मुझे रोकने के लिए मेरे पीछे ही भागा था, मगर तब तक मैं किचन में दाखिल हो चुकी थी। सामने का मंज़र देखकर मेरी आँखें फटी की फटी रह गई थीं। मैं एक बुढ़िया खड़ी थी सामने, फ्रिज से ब्रेड निकाल कर बड़ी अफरा-तफरी में खा रही थी। इस बुढ़िया की जानिब देखकर लगता था जैसे वो खाने को तरसती रहती हो। ज़ीशान आगे बढ़ा तो उसने बुढ़िया को कलाई से पकड़कर झंझोर डाला था। वो बोला, मैंने कितनी बार मना किया है कि इस जानिब ना आया कर, लगता है तेरा कत्ल मेरे हाथों से ही लिखा है। मैं इस सारी सूरत हाल में शुशर सी खड़ी थी। मैं बोली, ज़ीशान ये कौन है? ज़ीशान बड़ी नफ़रत से बोला, ये मेरी माँ है। मैंने ज़ीशान को हैरत भरी निगाहों से देखा था। मैं बोली, अपनी माँ से ऐसे कौन मुखातिब होता है? ज़ीशान तमसे खड़ुड़ाने वाले अंदाज में बोला, ये सिर्फ मेरी माँ ही नहीं है, ये मेरे बाप की मौत की ज़िम्मेदार है, ये मेरे बचपन के छिन जाने की वजह है, ये बड़ी दीदा दलील महबूबा है। ये औरत मेरे बाप को धोखा देकर अपने आशना के साथ भाग गई थी। मेरे बाप ने इस औरत को हर आसाइश दे रखी थी, सब कुछ इसके कदमों में ढेर कर रखा था, मगर ये इसकी ना बनी। मेरे बाप का कसूर जानती हो क्या था? वो मामूली शक्ल सूरत रखने वाला आदमी था। देखो, मैं अपने बाप पर गया हूँ, वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। उसको किसी हसीन आदमी से मोहब्बत हो गई थी। मेरा बाप इस औरत की बेवफाई से मरते दम तक तड़पता रहा था। वो इसको याद कर कर के रोता था। इसके जाने के 4 साल के बाद ही मेरा बाप भी मर गया। उसके मरने के बाद ये दूसरी तलाक का तमगा सर पर सजा कर मेरे दर पर आन पड़ी थी। मैंने इसको धुतकार दिया था, मगर ये मेरे पाँव में गिर पड़ी तो मैं बोला, एक बात याद रखना, तूने मेरे बाप के चेहरे पर तो मट्टी मल दी थी, मगर मैं तुम्हें अपने सर में खाक डालने नहीं दूंगा। इसलिए मैंने इसको तहखाने में बंद कर कर रखा है, न जाने ये कैसे निकल आती है वहाँ से। मैंने ज़ीशान की बात सुनकर उस बुढ़िया की जानिब कदम बढ़ा दिया था। वो डर कर पीछे हटने लगी थी, मगर मैं उसके लरजते वजूद के साथ लिपट गई थी। मैं बोली, आप मेरी माँ बनेंगी? वो रोने लगी थी। ज़ीशान चिढ़ गया और बोला, बस बस, ये ड्रामे नहीं चलेंगे यहाँ। मैं कुछ ना बोली। मैंने अम्मी का हाथ पकड़ा और उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया था। मैंने सालन गर्म करके उनके लिए ताज़ा रोटी बनाई थी। ज़ीशान मुँह बनाकर चला गया था। खाना खिलाने के बाद ज़ीशान की अम्मी को एक बेडरूम में ले गई। मैंने उनको वहाँ लिटा दिया था। खुद मैं अपने कमरे में आई तो बोली, ज़ीशान, एक इंसान के जुर्म की सज़ा किसी दूसरे को देना कहाँ की इंसानियत है? तुम्हारी वालिदा ने जुर्म किया था जिसकी उन्होंने सज़ा भी पा ली। पहला शौहर मर गया, दूसरे ने धुतकार दिया, जबकि बेटा दुश्मन बन गया। क्या ये सज़ा कम थी? लेकिन अब बस, अब मज़ीद ऐसा कुछ नहीं होगा। इनको इस घर में मुकाम में दिला कर ही रहूँगी। वो मेरी माँ बनकर इस घर में रहेगी। ज़ीशान खामोश ही रहा था। ज़ीशान की वालिदा का इस घर में रहना बहुत ज़रूरी था। मुझे माँ मिल गई थी और शायद इनके जाने से आहिस्ता आहिस्ता ज़ीशान के सर में भी खप्त उतर जाता और वो भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लग जाता। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ मैं, अब मिलते हैं कहीं दूसरी कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।